हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाई जीके में। शाम के 6 बजने ही वाले हैं और रोज़ की तरह आज भी हम लोग साइंस के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 10 प्रश्नों का हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे और 10 प्रश्न पहले के वीडियो के होंगे, उसका हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए और जो दोस्त लाइव नहीं हैं उनके पास वीडियो शेयर भी कर दीजिए। हम लोग आज की टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए आज का पहला सवाल। बताइए इसमें आप लोग, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्राकृतिक रबर, रबर सभी लोगों को पता होगा कि क्या होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो बताइए आप लोग, प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? एथिलीन का, बेंजीन का, आइसोप्रीन का, या फिर इनमें कोई नहीं? जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका एकदम सही है, आइसोप्रीन का। याद रखना है आप लोगों को, प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। अब बात प्राकृतिक रबर की चली है, कुछ और प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर जो बनता है वह किससे बनता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक रबर जो बनता है वह एक वृक्ष से बनता है, जिस वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? रबर वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर वृक्ष। और ये जो रबर वृक्ष है उसको छेद करने से दूध के जैसा एक पदार्थ निकलता है, और उस दूध के जैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। और रबर वृक्ष जो है इसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्या होता है साइंटिफिक नाम? आप लोग बोलिए, याद है तो बोलिए। इसका नाम होता है हेबिया ब्रासिलिएंसिस। हेबिया ब्रासिलिएंसिस, यही होता है किसका नाम? यह रबर वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है। ये सब प्रश्न रबर से आपको याद रखने हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो तैयार होता है वह किससे होता है? तो रबर वृक्ष से। रबर वृक्ष में कौन चीज से? तो उसके दूध से। उस दूध को क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। और रबर वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो हेबिया ब्रासिलिएंसिस। अब ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये बेंजीन का सूत्र आप लोगों को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बेंजीन जो है, बेंजीन, इसका सूत्र क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी लोग बेंजीन के लिए C6H6 लिख रहे हैं उनका एकदम सही है, यही है बेंजीन का सही सूत्र। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किया गया था? एसिटिक अम्ल, मीथेन, यूरिया, या फिर प्रोपेन? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। जो भी लोग फिर से ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं। यूरिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी लोग को याद रखना है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यह है यूरिया। अब यूरिया से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग, यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यही है यूरिया का सूत्र, बीच में CO और दोनों तरफ से NH2। ये आपको याद रखना है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरिया का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया, है ना? ये हम पढ़े ना अभी कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है उस व्यक्ति का नाम है बोहलर। क्या नाम है? बोहलर।
बोहलर नामक व्यक्ति ने प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था। इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था। उसके बाद बोहलर से एक सवाल आप लोग और याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक ध्यान में रखिएगा, आधुनिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आधुनिक कार्बनिक रसायन का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कार्बनिक रसायन का पिता किसे कहा जाता है? यही बोहलर को ही कहा जाता है। चलिए एक सवाल यहाँ से और पूछा जा सकता है आपसे यूरिया से जुड़ा हुआ कि यूरिया का सूत्र तो हम लोग देख लिए NH2CO NH2, तो यूरिया व्यापारिक नाम है। अगर इसका केमिकल नेम आपसे पूछ लिए कि केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तब क्या बताइएगा? याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। क्या नाम होता है? कार्बामाइड। ये सब प्रश्न यूरिया से जुड़ा हुआ है जो आप लोग को याद रखने हैं। और एसिटिक अम्ल आप लोगों को पता ही होगा, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए एसिटिक अम्ल का सूत्र। तो जो भी लोग CH3COOH लिख रहे हैं उनका एकदम सही है, एसिटिक अम्ल का यही सूत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है। और मीथेन का सूत्र सबको पता होगा, CH4 होता है। प्रोपेन भी आप लोग जानते ही होंगे, इसका विशेष डिस्कशन नहीं करते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिगलर विधि से निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, जिगलर विधि से निम्न में किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास अमोनिया, पॉलीथीन, सल्फ्यूरिकम या फिर क्लोरीन। क्या होगा सही उत्तर? इस सवाल का आंसर जो भी लोग पॉलीथीन दे रहे हैं उनका एकदम सही है। पॉलीथीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन जो है उसका निर्माण किस विधि से होता है? तो जिगलर विधि से होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। पॉलीथीन का निर्माण जो होता है वह किस विधि से होता है? तो पॉलीथीन का निर्माण जो होता है वह जिगलर विधि से होता है। किस विधि से? जिगलर विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको याद रखना है। पॉलीथीन से आप एक सवाल और याद रखिए, अगर आपसे पूछ दे कि ये जो जिगलर विधि होता है इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इस रूप में उत्प्रेरक के रूप में आप लोग को याद रखना है, उत्प्रेरक के रूप में इसमें प्रयोग होता है दो चीजों का। एक है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये पहला उत्प्रेरक हुआ। और एक और उत्प्रेरक का इसमें इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम। तो ये दो उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है किस विधि में? जिगलर विधि में। ये आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न मैंने आपको बताया। जिगलर विधि से किसका निर्माण होता है? पॉलीथीन का। और इस जिगलर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो दो चीजों का इस्तेमाल होता है। पहला है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और दूसरा है ट्राई एथिल एल्युमिनियम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्न में से कौन एमाइड का क्रियाशील मूलक है? जल्दी से बताइए। 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़े होंगे, तो इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एमाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। चारों में से कौन लग रहा है आप लोगों को जो कि एमाइड का क्रियाशील मूलक है? तो यदि आप में से किसी को भी लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो आपको एकदम बिल्कुल सही लग रहा है। बॉन्ड CONH2 यही है एमाइड का क्रियाशील मूलक। सभी लोग को याद रखना है, एमाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बॉन्ड CONH2। अब ऑप्शन नंबर बी का डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है बॉन्ड COOR। यह किसका क्रियाशील मूलक है? तो आपको याद रखना है यह एस्टर का क्रियाशील मूलक है। किसका? एस्टर का। और बॉन्ड COOH ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है कान पकड़िए, 10 बार उठक बैठक पहले कीजिए। मैं कितना बार आप लोगों को पढ़ाया हूँ
बॉन्ड COOH किसका क्रियाशील मूलक है? तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ऐसा ना है कि कोई लोग कान पकड़ कर सही में उठक बैठक करना शुरू कर दिए। अगर कोई लोग कर रहे हैं तो बताइए कमेंट करके कि सर हम कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम गुरु भक्त होते हैं, गुरु जो चीज़ बोले तुरंत करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कान पकड़ के उठक बैठक कीजिए तो करना शुरू कर दिए होंगे। ऐसा नहीं है, हमने मजाक में कहा था। ये सब आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, बॉन्ड COOH। बॉन्ड CHO यह किसका होता है? ये होता है एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड का। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ये 4 क्रियाशील मूलक मैंने आपको बताया। बॉन्ड CONH2, एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूँ, बताइए बॉन्ड CONH2 यह किसका है? बोलिए वहीं पे जहाँ है वहीं पर जोर जोर से बोलिए। बॉन्ड CONH2 किसका क्रियाशील मूलक है? यह है एमाइड का। बॉन्ड COOR यह किसका क्रियाशील मूलक है? तो यह है किसका? एस्टर का। बॉन्ड COOH ये किसका है? तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बॉन्ड CHO किसका है? तो बॉन्ड CHO है एल्डिहाइड का। चलिए अब कुछ और मैं पूछता हूँ, जैसे कि बॉन्ड OH किसका है? बोलिए आप लोग, बॉन्ड OH किसका है? तो बॉन्ड OH है एल्कोहल का। ये किसका है? एल्कोहल का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जल्दी से बताइए कि प्राकृतिक रबर को जब गंधक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजनीकरण, अमलगम, वल्कनीकरण, इनमें कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C सोच रहे हैं या फिर C कमेंट कर रहे हैं, उनका एकदम सही है। वल्कनीकरण यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्राकृतिक रबर जो होता है कठोर होता है, आप लोग याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर कैसा होता है? कठोर होता है। और उस कठोर रबर को मुलायम बनाने के लिए क्या किया जाता है? गंधक यानी कि सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। अब वल्कनीकरण से कुछ सवाल याद रखिएगा। जैसे वल्कनीकरण को ही हिंदी में हम लोग गंधकीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधकीकरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना कि गंधकीकरण ऑप्शन में दे दे तो आप छोड़ के चलाए, ऐसा नहीं करना है। वल्कनीकरण को ही क्या कहते हैं? गंधकीकरण। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये जो वल्कनीकरण प्रक्रिया है इसमें पूरक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? बताइए आप लोग। प्राकृतिक रबर में जो वल्कनीकरण प्रक्रिया है इसमें पूरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आप लोग को याद रखना है, पूरक के रूप में 2 चीज़ों का प्रयोग होता है। कितनी चीज़ों का? 2 चीज़ों का। पहला इसमें है ZNO। ZNO मतलब कौन चीज? जिंक ऑक्साइड। और दूसरा क्या है? तो दूसरा इसमें होता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का भी प्रयोग किया जाता है किस रूप में? पूरक के रूप में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और ये बात पूछे चाहे ना, लेकिन जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि वल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज किसने किया था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि खोजकर्ता कौन है, प्राकृतिक रबर का जो वल्कनीकरण होता है उसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर ने 1839 ईस्वी में इसकी खोज किया था। ये सब सवाल आप लोग को याद रखना है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? 2, 8, 18 या फिर 32? जो भी लोग इसका आंसर C कमेंट किए हैं उनका एकदम सही है 18। आप लोग पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कुल 7 आवर्त होते हैं। तो पहला आवर्त जो होता है, इधर मैं आवर्त लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं तत्वों की संख्या। कभी कभी यह सवाल भी पूछ लेता है, एक बार हमको याद आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त जो होते हैं उसमें 8 तत्व होते हैं, तीसरे में भी कितने तत्व होते हैं, 8 ही तत्व होते हैं। चौथा आवर्त जो होता है उसमें 18 तत्व होते हैं, पांचवा आवर्त में भी 18 तत्व होते हैं, छठा आवर्त में होते हैं 32 तत्व और सातवां आवर्त में भी कितने तत्व होते हैं, 32। इस सब को आप जोड़ दीजिएगा सभी तत्वों को, तो हो जाएगा 118। आप लोग पढ़े होंगे ना कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्व है, 118। तो कुछ इस प्रकार से 118 तत्व होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं बार बार बोलूँगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन है? जल्दी से बता दीजिए वह कौन सा रबर है जो सबसे पहले संश्लिष्ट हुआ था, यानी कि संश्लेषित हुआ था। बताइए, मेथिल रबर, ब्यूना एन रबर, ब्यूना एस रबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए का साथ जा रहे हैं उनका एकदम सही है, मेथिल रबर। पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन है? तो है मेथिल रबर। याद रखना है आप लोगों को, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करा पाऊंगा, सिर्फ यही जानिए कि ब्यूना एन रबर और ब्यूना एस रबर यह सब जो है संश्लिष्ट रबर है, लेकिन सबसे पहले कौन बना था? मेथिल रबर। चलिए अब बता दीजिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आप लोगों के बीच, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या डैश है। बताइए 90 ग्राम पानी अगर आपको कोई दे दे और पूछ ले कि इसमें बताइए कितना मोल है, तो आप क्या बताइएगा? जल्दी से बताइए, 4 5 6 या फिर 7? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप बनाइए। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है? तो जो भी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं उनका सही है, 5 आप लोगों को याद रखना है। अभी कैसे है इसको जरा सा समझिए। पानी है तो पानी का सूत्र सबको पता है, H2O। अगर आपको पानी का भी सूत्र पता नहीं है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आपको साइंस पढ़ने का कोई हक नहीं है। तो पानी का सूत्र पता होगा ही, H2O होता है। अब इस H2O का आप आणविक द्रव्यमान निकालिए। H2O का कौन चीज? आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान आपको पता है कि 1 होता है और इसका 2 परमाणु है, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 18। तो ये जो 18 निकला, 18 ये किस में आता है? तो ये ग्राम में आता है। आपको याद होना चाहिए कि आणविक द्रव्यमान जो आता है वह किस में आता है? तो ग्राम में आता है। तो ये जो 18 ग्राम है, 18 ग्राम ये 1 मोल को सूचित करता है। 18 ग्राम किसको सूचित करता है? 1 मोल को। तो 90 ग्राम किसको सूचित करेगा? देखिए ये 18 से 90 हुआ, माने 5 गुना हुआ है, यानी कि LHS में 5 से गुना हुआ है। इधर भी 1 मोल है, इसमें 5 से आप गुना कर दीजिए, तो 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 मोल। तो यहाँ पर 5 मोल इस तरह से आंसर हुआ। अगर आपको इसे समझ में नहीं आया है तो आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं। मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा में होता है आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो दिया गया द्रव्यमान यहाँ पर है 90 और आणविक द्रव्यमान कितना निकला है? 18। तो 90 में 18 से आप भाग कीजिएगा तो भी कट के 5 आएगा, तो
दोनों प्रकार में से जो प्रकार आपको अच्छा लगा हो उससे बनाइए। अगर आपको दोनों प्रकार अच्छा लगा हो तो दोनों से बनाइए, एक प्रकार अच्छा लगा हो तो एक से बनाइए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब बता दीजिए कि निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय बहुलक है। जल्दी से आप लोग बताइए, इसमें से कौन आप लोगों को लग रहा है जो जैव निम्नकरणीय बहुलक है। जैव निम्नकरणीय का मतलब बहुत लोग नहीं समझते होंगे, मैं समझाता हूँ। जैव का मतलब यह होता है कि जो किसी न किसी जीव से बना है। जीव का मतलब जानवर भी हो सकता है और पेड़ पौधा भी हो सकता है। हम लोग भी जानवर ही है, जानवर की प्रजाति ही बायोलॉजी में हम लोगों को माना जाता है। तो जीव का मतलब जानवर भी और पेड़ पौधा भी। और निम्नकरणीय का मतलब क्या होता है? निम्नकरणीय का मतलब यह होता है कि अगर आप उसे फेंक दीजिएगा तो वह जल्दी गल के मिट्टी बन जाएगा। तो यही जैव निम्नकरणीय का मतलब होता है। तो बताइए ये चारों में से कौन लग रहा है आप लोग को जो जैव निम्नकरणीय है? सेलुलोज, पॉलीथीन, पीवीसी या फिर नैनो-66। तो जरा सा भी अगर आप दिमाग लगाइएगा तो आपको पता है कि ये सब जो है ये सब किसी पौधा से प्राप्त नहीं होता है, ना ही किसी जीव से प्राप्त होता है। सिर्फ सेलुलोज ही एक ऐसा है, सेलुलोज जो किससे प्राप्त होता है? जीव से प्राप्त होता है। तो जो भी लोग ए के साथ जा रहे हैं उनका आंसर सही है, सेलुलोज यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैव निम्नकरणीय बहुलक एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज। अब सेलुलोज से 2-3 सवाल आप याद कर लीजिए। पहला तो यही हो गया कि यह एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है। दूसरा सवाल, अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बनिक यौगिक यही है सेलुलोज। आपको याद रखना है, आप पढ़े होंगे अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आप जरूर पढ़े होंगे कि पौधा जो होता है उसका छाल जब हम हटाते हैं तो वही हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। और यह सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इससे ज़्यादा कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि प्रकृति में बहुत सारा पेड़ पौधा है, बहुत सारा जब पेड़ पौधा है उसमें बहुत सारा सेलुलोज होगा ही। इस तरह से सेलुलोज जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं कि कागज जो बनता है, कागज जिस पर आप लोग लिखते हैं वो किससे बनता है? तो सेलुलोज से ही बनता है। और जानकारी के लिए आप याद रखें कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन जानकारी के लिए नहीं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में कि सेलुलोज जो है वह क्या है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज तो पहला बात तो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट जो है तो आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो जान लीजिए 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है ये जो सेलुलोज है यह मोनोसेकेराइड है कि ओलिगोसेकेराइड है कि पॉलीसेकेराइड? जिन लोगों को भी लग रहा है कि यह पॉलीसेकेराइड है उन लोगों को सही लग रहा है। पॉलीसेकेराइड का 2 एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है, एक स्टार्च और दूसरा सेलुलोज। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप लोग सेलुलोज से इन सारे प्रश्नों को याद कर सकते हैं। डिस्कशन पर गौर कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। डिस्कशन में कराता हूँ तो मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं हूँ कि कुछ बोल रहा हूँ। आप लोग के फायदा के लिए डिस्कशन कराता हूँ। डिस्कशन को बढ़िया से सुनिएगा, बहुत नॉलेज रहेगा। इंटर के एग्जाम में तो फायदा करेगा ही, इसके बाद अगर आप कहीं धोखा से कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो कंपटीशन में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तब जाकर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन पाइएगा। इसलिए डिस्कशन को अच्छी तरह से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए
और क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं। बताइए आप लोग, कोई भी जो अधातु होता है उसके ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे, दोनों होंगे या फिर उभयधर्मी होंगे। तो जो भी लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं उनका एकदम सही है, अम्लीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर धातु कहा जाए तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग पीछे के प्रश्नों को तेजी से रिवीजन करते हैं। जल्दी जल्दी अब आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग अब उंगली की स्पीड बढ़ा लीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण माने जिस पर कोई आवेश नहीं हो, तो सबको पता ही होगा कि फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो डी वालों का एकदम सही है। अब बताइए 12 का आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, तो डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब बताना है आपको एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। जल्दी से बताइए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कितना, अनंत होना चाहिए। तो बी वालों का एकदम सही है। अब बताना है आप लोग को 14 का आंसर, यह भी कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्ट, वोल्टमीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर। जो भी लोग सी जवाब दे रहे हैं वोल्ट प्रति मीटर लिख के, उनका एकदम सही है। अब बता दीजिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर, गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच सही। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर सही होगा, गलती से सही टाइप हो गया है। कौन सूचित करता है, जल्दी से बताइए। जो भी लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका सही है, सी नहीं, मैंने गलती बता दिया। डी वालों का सही है कि ई बराबर पी स्क्वायर बटे 2m, यह होता है गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच का सही संबंध। अब बताइए आप लोग 16 का आंसर, निकेल क्या है, जल्दी से बताइए। निकेल निम्न में से क्या है। महाभिवियाई प्रश्न, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकेल क्या है, यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो सी एकदम सही आंसर है। अब बताइए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, 0, 1, अनंत या फिर -1। जो भी लोग इसका आंसर 0 दे रहे हैं इनका एकदम सही है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। अब बताइए आप लोग कैथोड किरणें समूह हैं। कैथोड किरणें किसका समूह है, इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या फिर परमाणुओं के। तो कैथोड किरण जो है वह इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। अगर आप एक कमेंट कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपका जवाब सही है। अब बताइए 19 का आंसर, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है, तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो भी लोग सी लिख रहे हैं एकदम सही लिख रहे हैं, उपयुक्त दोनों, तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों। अब है लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। बताइए जल्दी से, इसमें से कौन आप लोगों को एंटी कण लग रहा है, पाइमेसॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन या फिर न्यूट्रिनो। तो पॉजिट्रॉन मैंने आपको कल ही बताया था। ये थे आज के 20 प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेस्ट देने में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो मन होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मन नहीं लग रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।